कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर के हम पड़ताल कर रहे हैं और हर विधानसभा का जो है एक टेस्ट कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं कैथल के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ इस विशेष चर्चा में मौजूद हैं महेश जी हैं, पार्षद हैं, और जगरूप ढुल जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी हैं हमारे साथ, अमन हमारे साथ हैं। सबसे पहले जगरूप से ही शुरुआत करते हैं। जगरूप जी, बड़ा ड्रामेटिक सा हो गया है, गठबंधन का उम्मीदवार तो आ गया है लेकिन पेच फंसा हुआ है अभी भी। बीजेपी के लिए भी गले की फांस है कि किसे उतारे मैदान में, क्या कुछ है? निश्चित रूप से दो प्लान जो बीजेपी ने यहाँ 2014 में राजकुमार सैनी जैसे मैं कहूँगा एक संकीर्ण सोच के व्यक्ति को यहाँ से सांसद बनाने का काम किया। उसके बाद नायब सैनी जैसे जिसे माननीय सुशील गुप्ता जी कहते हैं कि गायब सैनी हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच है कि किसको लाएं ताकि वो इफेक्टेड रहे। क्योंकि इन दो प्लान में बीजेपी के एमपी जो लोगों के लिए काम करना चाहिए था, जो जिंदल के समय में, नवीन जिंदल जी के समय में हुआ, वो दोबारा वो चीज़ें हो नहीं पाई। इसलिए कहीं ना कहीं वो दिमाग में है वो चीज़ कि कोई व्यक्ति ऐसा आए जो उस सोच को मिटा दे और वो अपनी पहचान भी बना पाए। जगरूप, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो आम जनता है अपनी जो है वो लोकसभा चुनाव में मुद्दे के बेस पे टिकट देती है या ऊपर के हवा के बेस पे वोट देती है? 2014 का या 2019 के चुनाव की बात करें सोनान साहब, वो जहाँ तक मुझे लगा कि वो हवा के हिसाब से वोट दी गई। क्योंकि कैथल विधानसभा क्षेत्र से नायब सैनी जिनकी पत्नी जिला परिषद में चौथे नंबर पे आती हैं, उनको 55,000 की लीड कैथल विधानसभा से क्षेत्र दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हवा थी। तो अब की बार हवा में बदलाव क्या है? अब की बार जो दो प्लान में राजकुमार सैनी और नायब सैनी यहाँ कोई काम नहीं कर पाए और जो लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतर पाए, मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मुद्दे को भी देखेंगे और इसीलिए ही बीजेपी के लिए अभी ये टिकट फाइनल करना कहीं ना कहीं संशय है। इस मुद्दे पे शायद जो अरुण जो है अपना बिल्कुल महेश जी से भी पहले टिप्पणी ले लेते हैं, फिर जो है इन दोनों के विचार सुन करके आपका जो है वो फाइनल टच लेंगे। महेश जी, क्या लगता है, जिस तरह से जगरूप जी कह रहे हैं काम नहीं हुआ, लोगों से बेरुखी है, इस चीज़ की ये बनेगी वजह? बनेगी जी, बहुत बड़ी वजह बनेगी। क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ है वो हवा के हिसाब से हुआ है, आपकी बार जो चुनाव हुआ मुद्दे के हिसाब से होगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, किसी को रोज़गार नहीं मिला, और हरियाणा में 2 लाख नौकरी देने की बात कही थी, वो भी नहीं मिली। यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो यहाँ के बच्चे थे, अधिकतर बच्चे बाहर जा रहे हैं, और बच्चे बाहर जाने की वजह से कुछों की डेथ भी हो गई है। जितना जाने का खर्चा है उससे ज़्यादा खर्चा डेड बॉडी को ले आने में लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके ज़िले के साथ में सबसे बड़ी एक दुर्भावना होती है कि आपके ज़िले का अब तक कोई एमपी नहीं बन पाया, और जो आपके पार्लियामेंट में जो है वो बाहर से लोग आते हैं, सीधे एमपी बन के चले जाते हैं। तो क्या उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है? उसका नहीं, फ़र्क तो पड़ता है जी। बाकी जैसे इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ कर ही सुशील गुप्ता जी को टिकट दिया है। उससे पहले भी 2009 में और 2005 में और 2009 में नवीन जिंदल जी रहे थे, उन्होंने काम भी बहुत किए, कैथल में भी, कुरुक्षेत्र में भी। यानी कि 9 के 9 विधायक जिनों के अंदर काम किए उसने, इसलिए शायद सुशील गुप्ता जी को उतारा है। भी वो उनसे आस है, भी वो भी जितने भी काम हो सकते काम करेंगे। कहने का मतलब ये है, हाँ पहले हाँ सुरान साहब, चलो भाई साहब किसी पार्टी विशेष से हो सकते हैं, लेकिन हम गुलजारीलाल नंदा से लेकर और अब तक का हम सफ़र तय करें, हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र और कैथल से तो कोई रहा ही नहीं। कैथल जिले से कोई एमपी का कैंडिडेट कभी रहा नहीं, किसी पार्टी ने बनाना उचित भी नहीं समझा, या ये कहे कि हमें काबिल नहीं समझा गया, या हमारे किसी नेता को तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अगर कैलाशो सैनी और गुरजाल सैनी जो यहाँ से 2 एमपी रहे, वो दोनों एमपी भी इतना कुछ, क्योंकि कैलाशो सैनी का अगर आप कार्यकाल देखें कि वो पूरा उनका कार्यकाल विदेश में ही बीत गया, वो इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाए, और ऐसे ही गुरजाल सैनी का रहा, वो भी इतने इफेक्टेड नहीं रहे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब जैसे गुप्ता जी को टिकट दी है आम आदमी पार्टी ने, गुप्ता जी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से कहीं संबंध रखते भी नहीं। तो बात है, जिस जो भी नेता प्रत्याशी बन के आया है, अगर उसे विधानसभा के अगर जो है 2 गांव के नाम भी याद नहीं है, तो वो कैसे, उसका कोई जुड़ाव नहीं है। आज से मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया गुप्ता जी को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो चुनाव वो समझ नहीं पाए कि वो लड़ेगा किस ढंग से, और चुनाव वो शुरुआत कहाँ से करें।
वो जब तक वो शुरुआत करेंगे तब तक मेरे ख्याल से चुनाव। आप शुरुआत की बात करते, लेकिन महेश जी ने कह दिया है कि वो बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि महेश जी आज जुड़ाव हो सकता है इनका। नहीं, ये पार्टी विशेष के समर्थक होंगे और वो पार्टी विशेष वो गठबंधन में है, तो वो गठबंधन चुनौतियां कम नहीं है सुशील गुप्ता के लिए। अभी तो चुनाव ही शुरू नहीं हुआ। अभी तो वो कहते हैं ना कि पहल अखाड़े में अकेला पहलवान है, वो लंगोट लेकर वो पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में घूम जाए, कोई आए, और जब वो मैच शुरू होए तो वो लास्ट में जाके सो जाए। ये भी हो सकता है। अभी तक तो मैदान ही खाली है। तो अभी कितने दावे ठोक लो। नहीं मैं जी, ये रियलिटी है। हमने आज छठे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, तो आपके पार्लियामेंट के अंदर लोगों का ये कहना है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नवीन जिंदल ही ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने पूरे पार्लियामेंट में, वही बाहर के नेता थे लेकिन उन्होंने अपना घर माना और उन्होंने ज़्यादा समाज सेवा भी की और अपने फंड का सबसे बेहतर इस्तेमाल भी किया। उसके बाद मैं इसमें आपको बताऊं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जिंदल साहब के साथ जुड़ाव में रहे, उनका कार्यकाल हमने बड़ी नज़दीक से देखा। उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से कन्यादान लोगों के पास इतना गया जितनी तो आज तक सांसद निधि ये 2 प्लान में खर्च नहीं हुई होगी। इसके अलावा कैथल जिला रेलवे के हिसाब से बड़ा पिछड़ा हुआ था। उनके कार्यकाल में 2 अंडरपास हमारे यहाँ बने, एक छोटा स्टेशन बना जिसको न्यू कपिस्थलम कहते हैं। इसके अलावा 2 ट्रेन जो हमें सीधा दिल्ली के साथ और चंडीगढ़ जयपुर के साथ जोड़ती हैं, उनके कार्यकाल में हुआ। इन 10 वर्षों में कोई नया प्रोजेक्ट या नई कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सांसद लाने में असफल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं जिंदल साहब वो मजबूत है आपकी नज़र में। जिंदल साहब मजबूत है। जिंदल साहब अगर बीजेपी के टिकट पर अगर आते हैं तो क्या रहेगा? नहीं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हम पार्टी विशेष को छोड़ दें और आदमी विशेष की बात करें तो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई सांसद अभी तक रहा नहीं है। तो बीजेपी के जो और दावेदार हैं जगरूप जो है, चाहे वो वर्तमान सांसद नायब सैनी है, चाहे वो कैलाश सैनी है, चाहे वो डी शर्मा है जो जेजेपी चुनाव लड़े थे, या और कोई जो है, उनमें से बेहतर प्रत्याशी बीजेपी का कौन सा हो सकता है, या पैराशूट से ना कोई आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि पैराशूट से आएगा, क्योंकि गुप्ता जी शुरू में नाम दे चुके हैं गायब सैनी। मुझे लगता है कि वो उनके लिए लॉटरी की टिकट रहेंगे अगर नायब सैनी को कहीं कोई टिकट मिलती है तो। बहुत बड़ी बात है। नायब सैनी, मतलब गुप्ता जी चाहेंगे कि नायब सैनी को टिकट मिले? हाँ जी, बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने की वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई, वो सांसद निधि वो लग नहीं पाई। अच्छे सांसद नहीं रहे। सांसद निधि मैं ये तो नहीं कहूँगा अच्छे और बुरे तो, और इस विशेषण मुझे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो वर्ड वो यूज़ करते हैं मैं उस वर्ड से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। गायब सैनी से सहमत। लेकिन उन्होंने एक बात और भी है ना कि इस जो है लोकसभा क्षेत्र में गुप्ता जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती क्या है? कांग्रेस को एक करना। क्यों जगरूप? कांग्रेस में पूरे पार्लियामेंट में बिल्कुल अगर वो कहीं अगर हम ये राजनीतिक दृष्टि से देखें ना स्वरान साहब, कहीं ना कहीं वो चीज़ है, क्योंकि अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फ़ोटो लगाते हैं या उदयमान जी की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी फ़ोटो लगाते हैं तो माननीय रणदीप जी शायद बुरा मान जाए। अगर चुनाव इंचार्ज जयप्रकाश को बनाते हैं तो रणदीप जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगर रणदीप जी को वो कहीं हैवी करते हैं तो जेपी वहाँ कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो वो जो कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी है वो उसके बीच में कहीं गुप्ता जी फंस ना जाए। मतलब गठबंधन का फायदा नहीं नुकसान हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए अरुण, क्या है कि गुप्ता जी को गठबंधन का पूरा फायदा ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कभी भी इस क्षेत्र में मजबूत नहीं थी, तो कांग्रेस की सीट लेकर वो निश्चित तौर पर 3.5 लाख से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3.5 से ऊपर जाने के लिए और 3.5 का जीत हार का अंतर मिटाने के लिए उन्हें कांग्रेस के सारे नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए गुप्ता जी का इलाका नहीं है, गुप्ता जी खुद के बिरादरी के वोट बैंक लगभग 60,000 वोट हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ लगभग 2 लाख की लीड यहाँ पे मिली हो कैथल जिले में, वहाँ पे गुप्ता जी को रणदीप सुरजेवाला का साथ भी लेना पड़ेगा, उन्हें जेपी का साथ भी लेना पड़ेगा, उन्हें पूरे कांग्रेस को एक करके चलना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। महेश जी से इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इन लोगों को एक तराजू में सारे मेंढकों को इकट्ठा बिठाना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं रहेगा। महेश जी कैसे बैठेंगे एक तराजू में? आप तो कह रहे मजबूत उम्मीदवार है, पहले तो बिठाने की तैयारी करो एक साथ। नहीं, सब बैठेंगे, आप बारी बारी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हुड्डा साहब भी गए हैं, कुरुक्षेत्र भी गए हैं, उन्होंने प्रोग्राम भी किया है। कल रणदीप जी का भी प्रोग्राम है, रणदीप जी ने सुशील आएंगे, कल मुहूर्त भी है, दीप पैलेस के अंदर मुहूर्त है इसका। लेकिन महेश जी, कांग्रेस में परंपरा है, रणदीप ने जींद में चुनाव लड़ा, वहाँ पे सारे मंच पर सारे साथ बैठे थे, फोटो भी गले भी मिले, लेकिन दिल नहीं मिले। तो क्या गारंटी आज दिल मिलेंगे? दिल नहीं मिल पाएंगे। नहीं, बात वो तो आपकी ठीक है। वैसे ये मैं अपने सोचने की बात है, लोगों के मन का वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है।
सारी पार्टी इकट्ठी है ऐसा। जगरूप जी, मिलेंगे दिल? अभी तक तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप ध्रुवीकरण की ओर चलते हैं, जब पार्टी को, या आपको शायद शोरान साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे, 2016 में जब आर के आनंद राज्यसभा कैंडिडेट थे, शायद आपने वो चुनाव भी बड़ी नज़दीक से देखा और मैंने भी देखा, और मेरे ख्याल से हरियाणा की हर जनता ने देखा, तब 13 वोट जो पेन बदलने से और चौथी वोट दिखाने से कैंसिल हुई, और वहाँ पे आर के आनंद चुनाव हारे और बीजेपी के सुभाष चंद्रा जीते। तो वो चुनाव भी इतिहास में दर्ज है, और वो उसको किस तरह वो इकट्ठे कर पाएंगे वो देखने का विषय। हाँ, सच्चाई देखिए, कैथल पॉलिटिक्स में जो है जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के बीच में जो आपस में टकराव है वो जग जाहिर है। दोनों एक मंच पर आएंगे तो कभी आंख नहीं मिलाएंगे, और दोनों के मिलकर चलने की बात तो आप दूर ही रखिए करके जो है। तो गुप्ता जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो 4 सीटें जो कैथल की हैं, 4 सीटों में 1 सीट के ऊपर कहीं जेपी का अच्छा होल्ड है, बाकी 3 सीट के ऊपर कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला की पकड़ है। तो ऐसे में जो है आधा दर्जन हुड्डा समर्थक और आधा दर्जन रणदीप समर्थक और 2-3 समर्थक जो है किरण चौधरी और जो शैलजा समर्थक हैं, उनको सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे। देखिए क्या कि आम आदमी पार्टी का ना तो यहाँ पर वोट बैंक है, ना यहाँ बूथ पर वर्कर है, और ना ही उसके पास मौजूद फौज है। ऐसे में कांग्रेस के भरोसे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ये चुनाव लड़ने के लिए जब तक कांग्रेस के सारे नेता एक होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता तब तक गुप्ता जी के जितने कोई चांस बन पाएंगे। देखो, बूथ के एजेंट भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो बूथ एजेंट भी आम आदमी पार्टी अपने बल पे नहीं बना पाएगी हर बूथ के ऊपर, जो सबसे पहले जीत के लिए ज़रूरी है या चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के भरोसे रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि गुप्ता जी की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है, अभी उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है। चुनाव प्रचार भले ही पहले शुरू कर दिया है, ये नहीं, चुनाव प्रचार मेरे ख्याल से तो शुरू नहीं हुआ अभी तक, तो सिर्फ जो है ना चाय पानी तक वो सीमित है, या वो चुनाव वो अभी तक वो चाय पानी में भी अभी तक रणदीप सुरजेवाला के यहाँ दस्तक तक नहीं आई। नहीं, दस्तक वो दे चुके हैं, कोठी पर उनके जा चुके हैं, उनके भाई साहब से वो मिल चुके हैं, उनको आश्वासन वो दे चुके हैं, कथित तो उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक करा चुके हैं। लेकिन जो चुनाव हफ्ते पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो चुनाव अभी कहीं ना कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो था एक कैथल विधानसभा को लेकर के किस तरह की चर्चा है, और सुशील गुप्ता के लिए जितनी राहें आसान हैं उतनी राहें हैं नहीं आसान, बहुत मुश्किल है उनके लिए। और ये देखना होगा कि किस तरह से वो सभी को एक साथ लेके मैदान में उतरते हैं, क्या एकजुटता के साथ कांग्रेस उनका साथ दे पाएगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।